Good morning, students. Welcome back at my channel. In today's class, I will teach saving function, or you can say propensity to save, and then I will teach you what is APS, what is MPS. तो ये लेसन का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। लेसन नंबर 7 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये लेसन मैंने पहले 2 वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ। तो पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, फिर उससे पहले एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एपीसी, एमपीसी, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आपको सबसे पहले सेविंग फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेविंग फंक्शन और यू कैन से प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग फंक्शन का मीनिंग, सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो सीधा सा है, सेविंग फंक्शन हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है सेविंग का और नेशनल इनकम का। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली प्रोपेंसिटी टू सेव shows the different levels of saving at different levels of income in an economy। एक इकोनॉमी के अंदर अलग अलग लेवल की इनकम के ऊपर अलग अलग कितना बचत की जाती है, कितनी सेविंग की जाती है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो सेविंग फंक्शन हमें रिलेशन बताता है किसका? इनकम का और सेविंग का। मीन्स कितनी इनकम है और कितना हम उसको सेव करते हैं। और सेविंग का मीनिंग आपको पता ही है, सेविंग इज इनफैक्ट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सेविंग इनकम का वो हिस्सा होता है जिसको कि खर्च नहीं किया जाता, जो कंजम्पशन करने के बाद इनकम में से जो बचा रह जाता है वो सेविंग होती है। ठीक है। तो सेविंग फंक्शन का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब सेविंग फंक्शन को हम इस तरह से इक्वेशन में लिखते हैं, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यहां पर एस का मीनिंग है सेविंग, एस मीन्स सेविंग। ठीक है। और एफ मीन्स है फंक्शन, फंक्शन। और एफ को आप पढ़ सकते हो डिपेंड्स ऑन, और वाई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है। तो इस रूल को हम ऐसे पढ़ेंगे, सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम, और यू कैन से सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है। तो क्लियरली देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी सेविंग भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो सेविंग फंक्शन को हम सेविंग शेड्यूल से समझते हैं। ये सेविंग शेड्यूल देखो, इनकम सेम टेबल जो पहले 2 वीडियोस के अंदर भी मैंने सेम टेबल यूज करी थी, तो धीरे धीरे ताकि आपको लर्न हो जाए, और बहुत ही सिंपल टेबल है, आपने इसी टेबल को रखना है, रिमेंबर। तो जैसे इनकम 0 से स्टार्ट होगी, तो इनिशियल स्टेज में इनकम कैन बी 0 बट कंजम्पशन कांट बी 0। तो 0 इनकम के ऊपर जो कुछ ना कुछ खर्च किया जाता है सर्वाइवल के लिए, जैसे इनकम 0 है फिर भी मुझे खाने के लिए चाहिए, ठीक है, मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो मैं कहां से यूज करूंगा उसको? तो वहां पर अपने पास सेविंग को यूटिलाइज करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज 0। ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम सी बार से डिनोट करते हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में काम आएगा, सी बार से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद इनकम को 100 से आगे बढ़ाते जाना है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक। और कंजम्पशन पहले 0 लेवल पे 40 है, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। इसके बाद कंजम्पशन में 80 ऐड करते जाना है। 40 में 80 ऐड किया 120, 120 में 80 ऐड किया 200, 200 में 80 ऐड किया 280, 280 में 80 ऐड किया 360, 360 में 80 ऐड किया 440, 440 में 80 ऐड किया 520। तो ये हमारा कंजम्पशन है। नाउ वी आर टू कैलकुलेट सेविंग। तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे? सेविंग निकालने के लिए y में से c माइनस कर देंगे। तो s इक्वल टू y माइनस सी। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। अभी मैंने बताया भी है
कि सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जो बच जाता है खर्च करने के बाद वो हमारी सेविंग। 0 में से 40 माइनस किया तो सेविंग इज -40, 100 में से 120 माइनस किया तो सेविंग इज -20, 200 में से 200 माइनस किया तो सेविंग इज 0। तो एज यू नो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन। ये मैं कंजम्पशन फंक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड में, लेसन 7 के। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0। 300 में से 280 माइनस किया 20, नाउ सेविंग बिकम पॉजिटिव। Before the break-even point, saving is negative. At break-even point, saving is 0. But after the break-even point, saving becomes positive. ठीक है? Then 400 में से 360 minus किया, saving is 40. Then 60. Then 80. ठीक है? So this is the saving schedule. Now I will make the saving curve. एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे और वाई एक्सिस पे सेविंग लेंगे। ठीक है? तो सेविंग कर्व क्योंकि ये -40 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं इसको बिलो द ओरिजिन, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज बिलो द ओरिजिन। तो जैसे ये बिलो द ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये -40 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बीच का डिफरेंस आएगा इसका मैं नाम एच रखता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट जो सेविंग कर्व है ये -C बार है। ठीक है? तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज बिलो द ओरिजिन एंड आफ्टर दैट सेविंग बिकम पॉजिटिव। तो दिस इज द सेविंग कर्व, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये सेविंग कर्व है, तो जो बिलो द ओरिजिन स्टार्ट हुआ, और ये पॉइंट जो आता है यहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है अब आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0। तो इस पॉइंट के ऊपर सेविंग 0 है। एंड नाउ बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, इस ब्रेक इवन पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव है। ठीक है? तो ये सेविंग नेगेटिव है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव है। देखो सेविंग लाइन ऊपर है और इनकम लाइन नीचे है। इस एक्स लाइन को हम इनकम लाइन एज्यूम कर लेते हैं और यहां पर हमारी सेविंग नीचे है और इनकम लाइन ऊपर है। तो दैट इज वाई सेविंग इज नेगेटिव। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव एंड आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। तो अब सेविंग जो कर्व है, जो सेविंग फंक्शन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेविंग फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिलो द ओरिजिन है। ओरिजिन ये है, इससे नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये बीच का जो गैप है ये -C बार का गैप है, तो बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होता है। दीज आर ओनली पॉइंट, आपको इनका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज बिलो द ओरिजिन, इस तरह एक्सप्लेन करके लिख देना आपने। सेकेंड पॉइंट इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। अब सेविंग कर्व का जो स्लोप है तो इट्स स्लोप इज अपवर्ड स्लोपिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो नीचे से ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि एज इनकम राइजेस सेविंग आल्सो राइजेस। इट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। थर्ड पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, बी पॉइंट इसका नाम रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट है वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग बिकम्स 0। So this is the break even point. Then fourth point is negative saving before the break even point, और ये break even point से पहले saving is negative. ठीक है? Break even point के बाद saving become positive. Positive saving after the break even point. Right? Now propensity to save is of two kinds. एक average propensity to save and marginal propensity to save. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम शॉर्ट में बोलेंगे एपीएस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को बोलेंगे एमपीएस। तो सबसे पहले एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें रेशियो बताती है किसका? बिटवीन सेविंग एंड इनकम।
कितनी सेविंग है और कितना इनकम है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें रेशियो बताती है इनकम का और सेविंग का एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। तो जैसे एग्जांपल है, इफ सेविंग इज 40 करोड़, तो मान लो सेविंग रुपीज 40 करोड़ में है, रुपीज लिख देता हूं, सेविंग 40 करोड़ रुपीज है और नेशनल इनकम है 100 करोड़। मतलब जब इनकम लेवल है 100 करोड़ और सेविंग है हमारी 40 करोड़, तो हमने एपीएस कैलकुलेट करना है। तो एपीएस कैलकुलेट करने का रूल क्या होगा, एस अपॉन वाई, ठीक है, एस अपॉन वाई। तो एस कितना है, सेविंग कितनी है 40 करोड़ और इनकम कितनी है 100 करोड़, तो इसका मतलब 0.4 इसकी वैल्यू आ गई। 0.4 मीन्स 40%, ठीक है। इट मीन्स 40% ऑफ इनकम इज सेव्ड, और 40% इनकम सेव कर लिया और बाकी क्या करेंगे, बाकी कंज्यूम हो जाएगा। तो इट मीन्स एपीसी की वैल्यू 60% आएगी, 0.6 आएगी। एग्जाम्पल हो गया। अब ये एपीएस का शेड्यूल है, एपीएस को कैसे कैलकुलेट किया है ये मैंने रूल आपको बता दिया, एस अपॉन वाई। तो ये शेड्यूल है। इनकम, वाई स्टैंड फॉर इनकम, एस सेविंग। तो वही टेबल, सेम टेबल यूज करिए। इनकम 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 100 ऐड करते जाओ, इनकम आती जाएगी 100, 200, 300, 400, 500। और सेविंग हमने वो कंजम्पशन से अभी मैंने समझाया था। तो सेविंग 0 इनकम पे -40 है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और 100 इनकम के ऊपर -20 है, 200 पे 0, 300 पे 20 एंड सो ऑन। तो वी आर टू फाइंड आउट एपीएस। एपीएस फाइंड आउट करने का रूल है एस अपॉन वाई। तो इस केस में तो हमने फाइंड आउट नहीं करी, यहां हाइफन लगा दिया जब इनकम का लेवल 0 है। जब इनकम 100 है और सेविंग है -20, ठीक है, तो -20 अपॉन 100 -0.2 आया। अब यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, इस पॉइंट के ऊपर एपीएस की वैल्यू 0 आएगी, 0 अपॉन 200। और इसके बाद इनकम 300 है, सेविंग है 20, नाउ द सेविंग इज पॉजिटिव। तो 20 अपॉन 300 एपीएस की वैल्यू आई 0.067। और सेविंग 40 है और इनकम का लेवल है 400, 40 अपॉन 400, तो एपीएस की वैल्यू आई 0.10। और 60 अपॉन 500, 60 अपॉन 500, तो इसकी वैल्यू आई 0.12। तो जैसे जैसे इनकम राइज होती जाती है, एपीएस की वैल्यू राइज करती जाती है, एपीएस की वैल्यू भी बढ़ती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ठीक है। पहले तो एपीएस की वैल्यू नेगेटिव थी, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। जब हमारी सेविंग नेगेटिव है तो एपीएस की वैल्यू नेगेटिव, और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एपीएस की वैल्यू 0 है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और जैसे जैसे इनकम राइज करती जाती है, एपीएस की वैल्यू राइज होती जाती है, ठीक है। अब ये डायग्राम है एपीएस से रिलेटेड। इस डायग्राम में हमने इस पॉइंट के ऊपर एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट के अकॉर्डिंग इनकम कितनी है, ओ से लेकर वाई तक है, ये इनकम हो गई, ठीक है। तो वाई कितना है, इनकम जो है ओ से लेकर वाई तक, ओ से लेकर वाई तक इतनी इनकम है। और जब इतनी इनकम है ओ वाई, तो कितना सेविंग कर रहे हैं, तो सेविंग कर रहे हैं 0 से लेकर एल तक, या ओ एल, ओ से लेकर एल तक, ये एल पॉइंट है, ओ से लेकर एल तक सेविंग है। तो एस की वैल्यू है ओ एल। और हमने एपीएस फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है एपीएस का इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एपीएस का रूल है एस अपॉन वाई, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है ओ एल, ये ओ से लेकर एल तक, ये हमारी इतनी सेविंग है। और इनकम की वैल्यू कितनी है, ओ से लेकर वाई, ओ वाई। तो एपीएस इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ वाई, ठीक है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स अबाउट एपीएस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, दीज आर द ओनली पॉइंट्स, ठीक है। आपने अपने आप इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, और 1 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स मान लो कि पर मंथ के 1000 रुपीज अर्न करते हैं, 1000 रुपीज उन्होंने पर मंथ के अर्न किए, तो क्या वो अपनी सारी की सारी 1000 रुपीज सेव कर लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो कंजम्पशन तो करना जरूरी है, अपने एक्सपेंडिचर तो पूरे करने पड़ेंगे, सेविंग तो थोड़ी सी होती है, ठीक है।
तो अगर वो अपनी इनकम 1000 उन्होंने 1 लाख उन्होंने इनकम अर्न करी, वो सारी की सारी इनकम को अगर सेव कर लेते हैं तो उस केस में एपीएस की वैल्यू 1 आती। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और यहां पर वैसे भी हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि एपीएस की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, ठीक है। और 1 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, एपीएस कैन बी 0। हाँ, एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है। कब? एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। जब हम सेविंग कुछ नहीं कर रहे, सेविंग 0 है, हम सारी की सारी इनकम, जैसे अभी मैं 1 लाख रुपीज आपके पेरेंट्स ने इनकम अर्न करी, सारी की सारी 1 लाख रुपीज खर्च ही हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो सेविंग कितनी? 0। तो जब सेविंग 0 होगी तो उस केस में एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। यस, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? जब सेविंग नेगेटिव है, जब हमारा खर्च ज्यादा है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और सेविंग हमारी उस पॉइंट पे नेगेटिव होगी। जब सेविंग नेगेटिव होगी तो उस पॉइंट पे एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, जैसे ये टेबल से क्लियर है। जब ये सेविंग -20 है, इनकम है 100, तो -20 अपॉन 100 मीन्स 0.2, तो -0.2, तो सेविंग एपीएस की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम राइज होती जाएगी, एपीएस की वैल्यू राइज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे ये टेबल से क्लियर है, इनिशियल स्टेज में एपीएस की वैल्यू -0.2 थी, फिर 0 हुई, ये बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद 0.067 हुई, फिर 0.10 हुई, 0.12 हुई, तो एपीएस राइजेस एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस। इट मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एपीएस एंड द नेशनल इनकम, ठीक है। अब आगे मैं एमपीएस के बारे में बताता हूं। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Marginal propensity to save refers to the ratio between change in income and change in saving। तो क्या होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? रेशियो बताती है चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का। मतलब ये कि इनकम में कितना चेंज हुआ, पहले के कंपैरेटिवली इनकम कितनी बढ़ी, पहले कितनी थी और अब कितनी है। इसी तरह से सेविंग में कितना चेंज हुआ, तो उसके रेशियो को हम एमपीएस कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और एमपीएस का रूल ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा मीन्स आपको पता है चेंज, तो डेल्टा एस मीन्स चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एक एग्जाम्पल है, इफ सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम 40 करोड़ टू 80 करोड़। पहले सेविंग थी 40 करोड़, अब हो गई 80 करोड़, तो कितना चेंज आया? 40 का आया। 80 करोड़ में से 40 करोड़ माइनस कर देंगे, कितना चेंज आया? 40 का। तो डेल्टा एस की वैल्यू है 40 करोड़। और इनकम में, when income rises from 100 crore to 200 crore, ठीक है, इनकम में कितना चेंज आया? पहले इनकम 100 करोड़ थी, अब हो गई 200 करोड़, 100 करोड़ का चेंज आया, ठीक है। तो इस केस में हमने वैल्यू पुटअप करी, डेल्टा एस की वैल्यू 40, डेल्टा वाई की वैल्यू 100, तो एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.4। 0.4 मीन्स 40%। तो इसका मतलब है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। जो एक्स्ट्रा इनकम हुई उसका 40% उसने सेव कर लिया, तो 0.4। अब शेड्यूल से समझते हैं एमपीएस की वैल्यू को। वही शेड्यूल है, ठीक है। इनकम 0 से स्टार्ट करी, 100 ऐड करते जाओ, 100, 200, 300, 400, 500, 600। सेविंग है, सेविंग 0 इनकम पे -40 है, 100 इनकम पे -20 है, 200 पे 0 है, 300 पे 20 है, एंड सो ऑन। और डेल्टा वाई, तो हमें एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो डेल्टा वाई चाहिए और डेल्टा एस चाहिए। तो डेल्टा वाई तो साफ ही दिख रहा है, 100, 200, 100 का इंक्रीज हो रहा है इनकम में, 100 का राइज हो रहा है इनकम के अंदर। अब हम देखते हैं सेविंग में कितना राइज हो रहा है। तो सेविंग में हर केस में 20 का राइज हो रहा है, तो डेल्टा एस की वैल्यू 20 और डेल्टा वाई की वैल्यू 100। तो जब हम एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस की वैल्यू 20 है फर्स्ट केस में छोड़ देंगे यहाँ पर 20/100, 20 हर केस में ऐसे ही करेंगे 20/100, तो इसकी वैल्यू आती जाएगी 0.2. इट मीन्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ठीक है। अब हम एमपीएस को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग
इस डायग्राम में देखो इनिशियल स्टेज में इनकम थी ओ से लेकर वाई तक, ओ से लेकर वाई तक। जब इनकम ओ से लेकर वाई तक थी तो कितना सेव किया, वाई एक्सिस पे हमने सेविंग लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इनकम लिया है। इनिशियल स्टेज पे जब इनकम का लेवल ओ वाई है तो सेविंग है ओ से लेकर एल तक। अब क्या हुआ, इनकम राइज कर जाती है, इनकम ओ वाई से राइज करके ओ वाई वन हो जाती है। तो इनकम में कितना चेंज आया, इतना वाई से वाई वन। तो इनकम में जो चेंज आया यानी कि डेल्टा वाई, यहां लिखता हूं डेल्टा वाई की वैल्यू है वाई वाई वन, वाई वन। इनकम में चेंज आया इतना, वाई से लेकर वाई वन। और मतलब अब सेविंग में कितना चेंज आया, सेविंग में चेंज आया, पहले ओ एल सेविंग थी, अब सेविंग हो गई ओ एन इस डी पॉइंट के अकॉर्डिंग। पहले हम के पॉइंट पे था, अब हम एक डी पॉइंट पे आ गए जब इनकम राइज हुई। तो डी पॉइंट के अकॉर्डिंग अब सेविंग हो गई ओ से लेकर एन तक। तो कितना चेंज आया सेविंग में इतना चेंज आया एल एन, ठीक है। तो चेंज इन सेविंग इज एल एन। अब हम इस रूल में वैल्यू पुटअप कर देंगे। एमपीएस का आपको पता है रूल होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई एल एन, जो सेविंग में चेंज आया यहां से लेकर यहां तक कितना, जो मैंने एरो लगा दिया रेड कलर में। और इनकम में चेंज आया वाई वाई वन। तो ये हम हमारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एमपीएस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी एल एन अपॉन वाई वाई वन, ठीक है। नाउ देयर आर सम ऑब्जर्वेशन अबाउट एमपीएस। हम एमपीएस की वैल्यू के लेके इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू। तो नॉर्मल कंडीशन में एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। एमपीएस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन की, और चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग की। तो इनकम में जितना चेंज हुआ तो सेविंग उसी चेंज इनकम में से देखने की कितनी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम जैसे उसकी चेंज हुई 1 लाख रुपीज, तो ऐसा तो नहीं कर सकता कि 1 लाख रुपए जो इनकम चेंज हुई है उससे ज्यादा वो सेव करना शुरू कर दे, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशो देखना है एमपीएस में। तो एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। इफ द एंटायर एडिशनल, अब ये बताया कि एमपीएस की वैल्यू 1 कब होगी और एमपीएस की वैल्यू 0 कब होगी। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगर सारी की सारी एक्स्ट्रा इनकम, जो उसकी बड़ी इनकम एडिशनल इनकम, उसको अगर बचा लिया जाता है तो उस केस में एमपीएस की वैल्यू 1 आएगी। जैसे किसी की इनकम में 1 लाख रुपीज का इंक्रीज हुआ, ठीक है, 1 लाख रुपीज का इंक्रीज हुआ, उसने सारी की सारी इंक्रीमेंटल इनकम को सेव कर लिया, उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर नहीं किया क्योंकि उसके पहले ही खर्चे पूरे हो चुके हैं जब वो कुछ पैसे पहले कमाता था। अब उसकी 1 लाख रुपीज इंक्रीज हुई तो उसने सारी की सारी एडिशनल इनकम को सेव कर दिया। तो 1 लाख अपॉन 1 लाख 1 आएगी, तो एमपीएस की वैल्यू 1 आएगी इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एंड सेकेंड पॉइंट, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, अगर वो सारी की सारी एडिशनल इनकम को खर्च ही कर देता है, सेव कुछ करता ही नहीं उसमें से भी, जैसे उसकी 1 लाख रुपीज इंक्रीज हुई, वो सारी की सारी इंक्रीमेंटल इनकम को उसने कंज्यूम कर दिया, सेव 0 करा बढ़ी हुई इनकम में से, तो 0 अपॉन 1 लाख, तो एमपीएस की वैल्यू 0 आएगी। तो इट मीन्स इन नॉर्मल कंडीशन द एमपीएस वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 to 1, ठीक। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस। पहले एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव, फिर एमपीएस बेसिस। तो मीनिंग सबसे पहले, एपीएस रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट ए कोरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सेविंग और इनकम के रेशियो को हम एपीएस बोलेंगे। और एमपीएस में क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, ठीक है। जब हम एमपीएस की बात करते हैं तो उसमें चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग आती है, और लेकिन एपीएस में सिंपल रेशियो आता है कि सेविंग कितनी है और इनकम कितना है, ठीक है, और वैल्यू लेस देन 0। मतलब क्या एपीएस की वैल्यू और एमपीएस की वैल्यू 0 से कम हो सकती है? तो एपीएस की वैल्यू तो 0 से कम हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव जब होती है तो वो 0 से कम है। जैसे एपीएस की वैल्यू अभी टेबल करी थी अभी,
तो उसमें एपीएस की वैल्यू इनिशियल स्टेज में -20 थी, ठीक है। तो -20 मतलब इट इज लेस देन 0, ठीक। एपीएस कैन बी लेस देन 0 व्हेन देयर इज नेगेटिव सेविंग, जब सेविंग नेगेटिव हो, ठीक है। तो उस केस में एपीएस की वैल्यू 0 से भी कम आएगी। और नेगेटिव सेविंग कब होगी, नेगेटिव सेविंग तब होगी व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, व्हेन कंजम्पशन इज, तो एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0। एमपीएस की वैल्यू अभी मैंने बताई, एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। एमपीएस की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? बिकॉज चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि 1 लाख रुपीज इंक्रीज होती है, 1 लाख रुपीज इंक्रीज हुई, तो उस इंक्रीज इनकम में से या तो वो सारे के सारे पैसे सेव कर लेगा या सारे के सारे पैसे कंज्यूम कर लेगा। अगर वो सारे के सारे इंक्रीमेंटल इनकम को सेव कर लेता है तो एमपीएस की वैल्यू 1 आएगी, और सारी के सारी इंक्रीमेंटल इनकम को अगर कंज्यूम कर लेता है तो एमपीएस की वैल्यू 0 आएगी। तो एमपीएस की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब ये रूल है, एपीएस की वैल्यू एस अपॉन वाई और एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इस बात को ध्यान रखना कि इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें सिंपल एस अपॉन वाई, कितनी सेविंग है और कितनी इनकम है, और इसमें हम देखेंगे कितनी इनकम में चेंज हुआ और कितना सेविंग में चेंज हुआ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डेरिवेट करना मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हाँ, और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।